एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाने लगातार कार्रवाइयां जारी, की जा रही अवैध पॉलीथीन प्लास्टिक की जब्ती। भिलाई निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। निगम भिलाई ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर 48 दुकानों में कार्रवाई करते हुए 19,550 रुपए जुर्माना वसूला है। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन भी कर दिया है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई अभियान लगातार जारी है। प्रत्येक जोन में अलग अलग जगहों पर दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते पाया जा रहा है, वहां इसे जब्त करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद महापौर नीरज पाल ने भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया जाए। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए और जो इस प्रकार के प्रतिबंधित प्लास्टिक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की टीम का गठन किया गया है। इसी तारतम्य में जो है लगातार टीम के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की जा रही है और प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करते हुए जुर्माना की भी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जो है 48 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। उनकी जो प्रतिबंधित प्लास्टिक वो भी जब्त की गई है। 19,550 रुपये जो है जुर्माना वसूल कर जो है 48 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जो निगम ने कई लोगों को चेतावनी भी दी है कि दोबारा यदि पाया जाता है तो सीलबंद की भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियमता होगी, जो नियम होंगे गाइडलाइन के तहत में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय महापौर जी भी लगातार स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और इसी तारतम्य में शहर के आम नागरिकों से मैं भी अपील करता हूं कि जो कपड़े का थैला है, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक को छोड़कर जो भी चीज़ें हम अपना सकते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और इसी के साथ में बाजार क्षेत्र में भी जाते हैं तो हमेशा हमको जो है अपने कपड़े का थैला इस टाइप के इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। सर, मैन्युफैक्चरर को लेकर के कुछ लगातार हमारे यहाँ जो छापेमारी कोई ऐसे क्षेत्र में जिनके हाथ गतिविधि नहीं पाएंगे, निश्चित तौर पर जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ आएंगी नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई। निगम भिलाई प्रशासन द्वारा शहरवासियों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्ट्रेट में सोमवार को ईसाई समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर समाज के लोगों पर हो रहे हमले के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व डोंगरगढ़ में ईसाई समाज के आराध्य की मूर्ति को खंडित किया गया था। इसके अलावा प्रदेश भर में कई ईसाई विरोधी गतिविधियां लगातार की जा रही है, जिससे आक्रोशित ईसाई समाज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ईसाई समाज के लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी। ये शांति रैली से हमने विरोध अपना रखा है क्योंकि एक बहुत ही निंदनीय बात हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल ये बात है ना, मूर्ति तोड़ना। हम ना तो किसी को गाली देते हैं, किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाते, किसी को धर्म विशेष को हम बोलते नहीं हैं। किन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, आज तक 16 दिन हो गया, अभी तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। ये तो एकदम शर्मनाक बात है, जबकि इस संभाग के मुख्यमंत्री हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही ज्ञापन दिया है। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि प्लीज हमें बचा लो आप लोग। और क्योंकि हर संडे हमको यही सोचना पड़ता है कि चर्च जाए कि बाहर हम लोग रोके देखें, क्योंकि हर किसी चर्च में ये बात हो रही है। आज मूर्ति टूट गया,
कल किसी हमारे पादरी साहब को मार दिए, कल किसी बहन को मार दे रहे हैं, हर जगह घटनाएं हो रही है, मगर क्यों अब तक साइलेंट है? क्यों अब तक साइलेंट है? ना मुख्यमंत्री साहब एक बात बोलते हैं। आज पूरे प्रदेश में 90 विधायक हैं, उनमें से 90% कांग्रेस के विधायक हैं, और कहती है कांग्रेस कि क्रिश्चियन कम्युनिटी कांग्रेस को वोट देती है। और क्या हम वोट बैंक है कांग्रेस के? अगर हम वोट बैंक हैं तो इनको बोलने का भी अधिकार होना चाहिए। हमारे लिए आज तक जब से घटनाएं हो रही है, ना एक विधायक बोला है, ना पार्षद बोला है कांग्रेस का हमारे लिए, ना मुख्यमंत्री साहब बोले, ना गृह मंत्री साहब बोले। उनके आंख के सामने ये हो रहा है, हम सबको जाके ज्ञापन दे रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। हम माननीय पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ कार्रवाई हुई है? अगर कार्रवाई होती, जो अपराधी हैं आज बाहर नहीं घूमते, आज जेल में रहते, वो अपराधी खुला घूम रहे हैं, जबकि नॉन बेलेबल धारा उनके ऊपर लगी हुई है, 295 लगी हुई है। घर में घुस के मारे, उसमें धारा 34 लगी हुई है। जब एक घटना ऐसी है जो जीआरपी थाने के अंदर के जीआरपी थाने का मामला है, उसमें तिरंगे को फेंक दिया गया और उस पे अभी तक कोई धारा नहीं लगी अपराधियों पे, जबकि नाम जाते वो अपराधी और घूम रहे खुला। आज भी, कल भी एक घटना घटी है रायपुर में, हर जगह वो घटना घटा रहे हैं, हर जगह घटना हो रही है, मगर अब तक अपराधी खुले में घूम रहे हैं। पता नहीं किसका श्रेय है उनके ऊपर, किसका, कौन खेल रहा है उनके साथ, ये नहीं मालूम। कि इसको षड्यंत्र पूर्वक इसको लाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ये भी हमको नहीं मालूम। मगर हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री साहब से करते हैं, हमारे राज्यपाल साहब मैडम से करते हैं कि प्लीज हमें आप ही बचा सकते हैं और आप ही बचा लो। आज ईसाई धर्म खतरे में है, पूरा ईसाई धर्म खतरे में है। लोगों से भी ज़्यादा हम अपने दर्द व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। रायपुर से लेकर डोंगरगढ़ तक के क्रिश्चियन समुदाय के कई प्रतिनिधि लोग आए हैं। आज वर्किंग डे है, मौसम खराब है, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों आए दुर्ग कलेक्ट्रेट तक? क्योंकि हमारी मांगें जो पिछले 16 दिनों से हम लोग ज्ञापन पर ज्ञापन देते जा रहे हैं प्रशासन के लिए, कलेक्टरों के लिए, एसपी के लिए, मुख्यमंत्री के नाम से, लेकिन कोई कार्रवाई इस बात पर नहीं हो रही है। हमारे पूजनीय स्थल, हमारे तीर्थ स्थान डोंगरगढ़ का कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह का और माता मरियम का जो मूर्तियाँ करीब 50 सालों से वहाँ पर स्थापित है, उसको खंडित किया गया। बड़े अपवित्र कार्य वहाँ पर हुए हैं, उसके विरोध हम लोग ईसाई समुदाय कर रहे हैं, क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ने से भी ज़्यादा हमारे दिलों को तोड़ रहे हैं, हमारी आस्था को तोड़ रहे हैं, हमारी आपसी एकता और सद्भावना को तोड़ रहे हैं, और उस प्रकार हमारे शांतिपूर्ण माहौल को भी तोड़ रहे हैं। ये जो केवल हमारे मसीही विरोधी ही नहीं है, ये देशद्रोही है, ये जो कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो हमारे देश में है उसका है। हम लोगों को दुख इस बात की है कि हम लोग मांग करते हैं और हम लोग इस पर गर्व करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का पुलिस फोर्स काफ़ी सक्षम है, गुप्तचर विभाग काफ़ी सक्षम है, जल्द से जल्दी पूरे के पूरी जानकारी हम एकत्र होते हैं। ये 16 दिनों के बाद एक व्यक्ति का सुराग लगाने में हमारे प्रशासन असफल रहा है। ये इनका दुर्बलता कहिए या फिर जानबूझकर उदासीनता कहिए। हमारे समाज के प्रति हमें लगता है कि शासन प्रशासन बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन हम लोग दुर्ग आए हैं ताकि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय से मिलकर हम लोग इस दर्द को व्याप्त करें और उसके साथ साथ मांग करें हमारे पुण्य स्थलों की सुरक्षा की जाए, तीर्थ स्थानों के लिए सुरक्षा का प्रबंध करें, हमारे पास्टरों और धर्म स्थलों की रक्षा की जाए। ये हमारा अधिकार है। हम केवल कोई मेहरबानी के लिए मांगने नहीं आए हैं। हम भारत देश के नागरिक होने के नाते संविधान जो हक हमें देते हैं उसका हम मांग कर रहे हैं। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का पालन करने, धर्म का प्रचार करने का अधिकार हमें हमारे प्रशासन ने दिया है। कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, कोई समुदाय विशेष के द्वारा ना दी गई है इस बात को। इसलिए आज जब वो असफल हो रहा है, शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, तो हमें बहुत दुख होता है इस बात का। इसलिए आक्रोशित है समाज। और हम लोग डोंगरगढ़ में ही 16 दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन देते समय बताया था हम लोग 10 दिन 2 सप्ताह तक रुकेंगे। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग हर जिला मुख्यालय में हम लोग इस प्रकार का कार्य करेंगे, और उसके बाद यदि देशीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना पड़े तो हम लोग आके जागेंगे। इसलिए रायपुर में हो चुका है, दुर्ग में भी है, और आगे अन्य जिलों में भी एक कार्रवाई बस्तर में भी हो गया है और जारी रहेगा जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूर्ण करते हुए उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करते, गिरफ्तार करके उन्हें बंदीगृह में नहीं डालते, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हमने तो नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग इसमें जो है भिलाई दुर्ग के पूरे जितने भी कैथोलिक चर्चेस हैं, करीब 80 चर्च हैं, उसके पूरे प्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरे फादर लोग उपस्थित हैं। दुर्ग जिले में भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है।
सर इसमें हम लोग उपद्रवियों में से किसी को देखे नहीं है, लेकिन जैसा चड्ढा जी ने हम पर बताया था, ये इसका संदर्भ को जानना जांचना पुलिस की जिम्मेदारी है। हम लोग कैसे पकड़कर हाथ में पकड़ कर देना है, तो पुलिस प्रशासन किस काम का है? वह गुप्तचर विभाग है, उनका ढूंढने का उनके पास तंत्र है। और शासन प्रशासन जिस तरह आपने अभी फादर जी से पूछा डोंगरागढ़ के आरोपियों को ढूंढने का काम प्रार्थियों का नहीं है, ये जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का काम है। अगर पुलिस प्रशासन उसमें सक्षम नहीं है तो हमारे मसीह समाज को बोलते हैं सक्षम नहीं है तो हम ईश्वर से तरफ से उसको माफ़ करेंगे। बात रही दुर्ग जिले की बात है और रायपुर में जैसे कल घटना हुई तो उसमें आरोपी तो पुलिस के सामने और आप मीडिया के सामने भी है। आप लोगों ने भी बहुत सारी न्यूज़ें ईसाई समाज के समर्थन में प्रकाशित की है, ज्योति शर्मा और उनके साथी है ना, तो उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल धाराएं लगी हैं। उसके बाद भी खुला माम वो चुनौती दे रही है, मसीह समाज को चुनौती नहीं दे रही है। बड़े शर्म की बात है कि वो पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रही है और पुलिस प्रशासन से मुंह दर्शन बन के बैठा हुआ है। हम ईसाई समाज को हर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये कांग्रेस सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है। तो आज उस चक्कर राजनीति लाभ और एक वर्ग विशेष की राजनीति करने के उद्देश्य से मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है। और बड़े दुख का विषय मेरे बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जिस जिले में मुख्यमंत्री महोदय का घर है, जिस जिले में गृह मंत्री, जिस जिले में चौबे जी और वरिष्ठ नेताओं का घर है और उस जिले के पुलिस निकम्मी है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये बड़े शर्म की बात है। कोई ईसाई धर्मगुरु दोषी है तो उसके ऊपर में कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? पुलिस प्रशासन है, शासन है, उनका अधिकार है। किसी एक समुदाय धर्म समुदाय का अधिकार नहीं है कि वो आकर के घुस करके धर्म स्थल में धर्मगुरुओं के ऊपर में हाथ उठाए। यदि वो दोषी है तो प्रशासन है, पुलिस है, वो कार्रवाई करेंगे। आप उनके पास जाइए, पुलिस बल आएगी, आकर के उनको गिरफ्तार करेगी। यदि दोषी है उनको सजा होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये सही तरीके से इसका आंकलन किया जाए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर में धर्मगुरु के ऊपर में हाथ डालने से पहले प्रशासन के पास जाकर के वो शिकायत करे, प्रशासन अपना एक्शन ले। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401414 0788 3590 मोबाइल नंबर 9300171767। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ
सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। डीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सदन में जन समस्याओं पर पार्षदों की आवाज उठाने का अधिकार दबाने के विरोध में भाजपा पार्षदों ने निगम सभापति को अपनी पीड़ा सुनाई। वहीं ज्ञापन सौंपकर कहा 20 जुलाई की विशेष सम्मेलन में प्रश्नकाल व अन्य कार्यसूची निरंक करना पूरी तरह गलत है। आर्थिक जनगणना व जाति प्रमाण पत्र संबंधी 2 सूत्रीय एजेंडों को लेकर नगर निगम द्वारा 20 जुलाई को आहूत की गई विशेष सम्मेलन में जनता की आवाज दबाने, नियम अधिनियम विपरीत मनमाने पूर्ण ढंग से विशेष सम्मेलन का नाम देकर जनहित में पार्षदों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नकाल व लोक महत्व के विषयों को एजेंडे की कार्यसूची से निरंक करने के विरोध में सोमवार को भाजपा पार्षदों ने निगम सभापति राजेश यादव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बयां की और ज्ञापन सौंपते हुए इस बैठक को निरस्त कर साधारण सभा करने या संशोधित कर प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को एजेंडे में जोड़ने की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद गायत्री साहू, नरेश बंजारे, काशीराम कोचरे, चंद्रशेखर चंद्राकर, देवनारायण चंद्राकर, नरेश तेजवानी, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष भाजपा पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सामान्यतः बुलाया गया जाति प्रमाण पत्रों को लेकर, है ना, इसमें शहर की ज्वलंत मुद्दों को भी रखना था, इसको रखे नहीं है इन लोग। अपनी तानाशाही कर करके पार्षदों को बरगला करके सब काम अपना निकाल रहे हैं लोग। मेरे वार्ड में अभी की हाल की बात है, पहली बारिश में इतना पानी भरा रेलवे किनारे वाली है और जितने गरीब लोग हैं वहाँ पर इसकी कोई हद नहीं है। इतने पानी में, जंगा तक के पानी में उन लोग रहे, खाना बनाने को नहीं, सांप निकल रहे हैं वहाँ पर, हर एक प्रकार की समस्या थी। 4 दिन से फोन लगा रहा था मैं, महापौर को भी अवगत कराया, कमिश्नर को भी अवगत कराया, लेकिन 4 दिन के बावजूद भी कोई 10% का भी रिजल्ट वहाँ पर नहीं दे पाए थे लोग। और वहाँ पर मलबा डालना था या फिर डस्ट डाल के वहाँ पर फिलिंग कर देना था थोड़ा सा। रेलवे की बात है, रेलवे में बड़ा अधिकारी आता, वो बात करता, उससे उसमें भी नहीं कोई अधिकारी गया नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं, है ना। सिर्फ दिखावटी सरकार है ये, बिल्कुल दिखावटी सरकार। कहीं पर से सिर्फ नगर निगम की धड़कन चल रही है, वो की पूरा लकवाग्रस्त है। महापौर के द्वारा अभी सामान्य सभा मीटिंग जो बुलाई गई है, यह मीटिंग में सभी पार्षदों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। यह अधिकार को छीन करके महापौर जी अपना मनमौजी कर रहे हैं। दुर्ग शहर पूरा तहस नहस हो गया है, ना पानी मिल रहा है शहर को। यह अभी बारिश के समय में पूरे क्षेत्र डूबा हुआ था। मेरे शक्ति नगर के वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 17 पूरा नाली का सफाई नहीं होने के कारण से डूबा हुआ है। और महापौर मस्त है, अभी अपने कक्ष को बनवा रहे हैं, उसी पैसे को जा करके वार्डों में 50-50 हजार रुपए दे देते। कम से कम छोटा मोटा गड्ढा उसको रिपेयरिंग हो सकता था। महापौर अपना तानाशाही कार्रवाई का काम कर रहे हैं, इसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। बहुत सारी है, जिस सम्मेलन को सभी पार्षदों को क्वेश्चन उठाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हर वार्ड में पूरी समस्या है, पूरे दुर्ग में समस्या है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरे दुर्ग की समस्या को दरकिनार करके महापौर तो अपने कक्ष बनाने में लगे हैं। लोगों को 50-50 हजार रुपये पैसा नहीं दे पा रहे हैं गड्ढा पाटने के लिए, पाइप के लिए, नल के लिए। ये अपने कक्ष बनाने में 5-5 लाख रुपए खर्चा, क्या जरूरत थी कक्ष बनाने की? लोगों के सुख दुख में साथ दे महापौर, ऐसा खड़े हो जाते हैं कि मतलब लोग निरंकुश सरकार है, कोई ताकत नहीं सरकार में, सिर्फ जनता की एक एक बात को दरकिनार करते जा रही है। माननीय महापौर और सभापति के द्वारा वो संबंध जो था उसके विषय में डाला गया है कि आर्थिक जो जनगणना हुई है, जातिगत आर्थिक जनगणना हुई है और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो शासन से निर्देश है, जिसे जांच कर उसको सामान्य सभा में पेश करना। आज हम पूरे भाजपा पार्षद दल ये मांग करने आए हैं कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में सम्मेलन बुलाने की जो सुविधा होती है, जब कोई आपातकाल होती है, माननीय महापौर और इनकी परिषद ने 1 माह पूर्व
जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया की गई, एक माह पूर्व अगर कर चुके हैं, चाहते तो वो 1 महीने पहले ये समामेलन बुला सकते थे अगर विशेष ज्यादा जरूरी था। शासन से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि आपको बहुत जल्दी करना है। समामेलन करने का भी समय अवधि आधा दिन का रखा गया है, जो 3 बजे से चालू होकर के 5 बजे समाप्त करना है, और उसमें मात्र 2 सब्जेक्ट दिया गया है, और दोनों सब्जेक्ट के आधार पर कोई भी पार्षद को बोलने का भी अधिकार नहीं है। जैसे प्रश्नकाल का एक प्रश्न होता है जिसमें पार्षद अपनी पीड़ा को, इस शहर की पीड़ा को बता सकता है, उसमें भी पार्षदों को बोलने का अधिकार छीना गया है। यह सरकार जो है तानाशाही हो चुकी है और कुल मिलाकर डंडे और अपनी सत्ता के बल पर दबाना चाहती है। दुर्ग शहर आज पूरे गड्ढे से भरा हुआ है। इसका ताजा उदाहरण आप अभी के पूरा प्रेस मीडिया में देख सकते हैं। कांग्रेसी लोग खुद पद्मनाभपुर में हो, चाहे वो उनके पार्षद हो, वो यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। मतलब खुद दुर्ग शहर इतना आज खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन ये महापौर और माननीय विधायक जी सोए हुए हैं, फोटो खिंचाने की राजनीति कर रहे हैं। और हम इस समामेलन को ये चाहते हैं कि ये समामेलन को सामान्य साधारण सम्मेलन में परिवर्तित किया जाए, जिसमें पार्षदों को प्रश्न रखने का भी अधिकार दिया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा बुधवार को बुलाई गई निगम की विशेष सम्मेलन पर बैठक के नियम अधिनियम को लेकर भाजपा पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने निगम अधिनियम को लेकर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने सभापति को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा जातिगत आर्थिक जनगणना व जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत करने संबंधित विषयों को लेकर 20 जुलाई को दोपहर 3 बजे से आधे दिन की बैठक आहूत की गई है और ये बैठक विशेष सम्मेलन के रूप में रखी गई है, जो कि पूरी तरह नियम अधिनियम के विपरीत है। विशेष सम्मेलन के लिए धारा 30 के तहत विशेष परिस्थिति या शासन के किसी मुद्दे पर दिए स्पष्ट निर्देश पर ही बैठक संभव है, लेकिन इन दोनों एजेंडों पर शासन का सामान्य सभा में पारित किए जाने का ही निर्देश है। क्योंकि फिर भी इसे जरूरी माना गया है, तो अत्यावश्यक होने की स्थिति में 16 जून को महापौर परिषद में पारित होने के टास्क की 3 दिवस के बाद कभी भी रखा जा सकता था, लेकिन एमआईसी से स्वीकृति पश्चात 1 माह से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत अब विशेष सम्मेलन बुलाना गलत है। जबकि नियम अनुसार सदन में कामकाजी व्यवस्था के अनुरूप पहले पार्षदों के प्रश्नकाल व लोक महत्व पर निगम द्वारा किए गए पत्रकार व्यवहार निर्णय से सदन को अवगत कराने की व्यवस्था को कार्यसूची में रखा जाता था और इसके लिए पूरे कार्य दिवस आयोजित किए जाने चाहिए, जिसे निरंक कर विलोपित कर दिया गया है। ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष जनता के प्रति समस्याओं का सामना करने से बचने किस तरह शॉर्टकट तरीका अपनाया है। ये पूरी तरह से नियम अधिनियम के विपरीत व जनता की आवाज दबाने का प्रयास है। इस संबंध में न्यूज टीम को नगर निगम सभापति राजेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एक ज्ञापन सौंपा गया जो विशेष सामान्य सभा बुलाई गई, इस विषय में है जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक जनगणना के विषय को लेकर विशेष सामान्य सभा बुलाई गई है। और पार्षदों की जो बात है, निश्चित रूप से मैं सहमत हूं कि लोक महत्व के विषयों का प्रश्न उत्तर लगना चाहिए। इसके लिए आगामी समय में बहुत जल्द साधारण सभा बुलाकर इनकी मांगों का उचित निराकरण। क्या कहते हैं नियम, मतलब क्या रहता है? धारा 30 के तहत विशेष सामान्य सभा बुलाया जाना है, जिसके माध्यम से शासन के द्वारा यह दोनों जो प्रस्ताव हैं इसको अनुमोदन करके शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाना है। इसलिए विशेष सामान्य सभा का यह आयोजन किया जा रहा है। बहुत जल्द ही साधारण सभा बुलाकर बाकी सब प्रश्नों के इनके उत्तर है, शहर की समस्याओं के विषय में जो इनकी चिंता है, इसको दूर कर ली जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पशु चिकित्सा स्नातक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर जमकर नारेबाजी की। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने अपनी लंबित मांग पशु चिकित्सा स्नातक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने को लेकर कई बार विभाग प्रमुख को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाने से छात्र छात्राओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर सिविल लाइन स्थित समृद्धि बाजार के बगल पर बने दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय भवन पर संचालित
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने परिसर पर अपना आक्रोश व्यक्त कर जमकर नारेबाजी की और दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार R.K. सोनवानी को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। यह हम आपको बता दें कि कामधेनु विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया है कि वर्तमान में मिलने वाली इंटर्नशिप भत्ता काफी कम है, जो आज की बढ़ती महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। 2012 में 4600 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिए जाते थे, आज की परिस्थितियों में काफी कम है। उन्होंने बताया कि MBBS और आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम के समान हमारा चयन नीट के प्रावीण्य सूची के आधार पर होता है और इस पाठ्यक्रम की अवधि 5.5 वर्ष है। हम अपनी सेवाएं शासकीय पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, जंगल सफारी, चिड़ियाघर, कुक्कुट पालन इकाई, गौठान, गौशाला आदि में देते हैं। इंटर्नशिप अवधि के दौरान हम आपातकालीन सेवा 24 घंटे प्रदान करते हैं। इसके लिए विभिन्न स्थानों में यात्रा करनी पड़ती है, वरन अपने राज्य के जिलों के अलावा अन्य राज्य में भी सेवाएं देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में दिए जाने वाले इंटर्नशिप भत्ते में आर्थिक भार वहन करना मुश्किल हो रहा है। इसी मांग को पूरा करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदर्शन शुरू किया गया है। इस संबंध में न्यूज टीम को कामधेनु के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही होती है, जैसे सर्विसेज देने अपनी वेटनरी सर्विसेज के लिए हमें बहुत जगह ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए खर्चे बढ़ते हैं और पेट्रोल का खर्चा हमें खुद ही अपने जेब से ही देना पड़ता है। जो भत्ता मिलता है हमें महीने का, वो इतना काफ़ी नहीं रहता कि उससे हम अपनी सर्विसेज दे सकें और अपने खुद की चीज़ें वो कर सकें। तो इसलिए इस चीज़ के लिए चाहते हैं कि भत्ता बढ़े। और हमारे कॉलेज में लगभग 300-400 बच्चे हैं, सब चाहते हैं कि ये चीज़ हो, सबको इससे फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज में है, बहुत सारे कॉलेजेस में बढ़ा है भत्ता, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में बढ़े और जो भी हमें कठिनाई होती है वो हमें ना सहना पड़े। जैसे अभी ये प्रदर्शन कर रहे हो तो उसको लेकर कोई ज्ञापन वगैरह किसी को सौंपना है, कुछ ऐसा कुछ किया आपने? हाँ, पहले दे चुके हैं ज्ञापन। ये हम कॉलेज में असल में 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कॉलेज को बात करने की, लेकिन कॉलेज वाले हैं कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला कॉलेज से। तो आगे आप लोगों को किस तरह का रहेगा सर? आगे हम कोशिश करेंगे, यही जारी रखेंगे स्ट्राइक, यदि हमें कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो। इंटर्नशिप का भत्ता जो हमें कम मिलता है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है। हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज चाहिए, वो भी कम है। ऐसा नहीं है कि हम बस यही सेवाएं देंगे, दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहाँ का खुद का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का भी चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ PECC का भी ड्यूटी देंगे इंटर्नशिप के दौरान, और AI सेंटर है वहाँ भी जाएंगे, और बहुत सारे डेयरी फार्म है, पोल्ट्री है, यहाँ सब भी सेवाएं देंगे। तो वहाँ वो सब तो पास नहीं है ना हमारे कॉलेज में, हमको तो वो सब भी बाहर ही देना है। नरी कॉलेज अंजोरा के छात्र हैं। हम इंटर्नशिप के दौरान हमें साल भर में जो है प्रति माह 46 रुपये दिया जाता है इंटर्नशिप भत्ता। बाकी राज्यों में ये 18,000 रुपये से लेकर 23,000 तक है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल से ये बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमको अन्य राज्यों में भी जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। इसको लेकर आपने कोई प्रयास किया कुछ? इसको लेकर हमने बहुत बारी जो है कॉलेज प्रशासन की ओर से भी कार्यवाही की गई है, लेकिन राज्य सरकार से कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा है। किस तरह की मांग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटर्नशिप भत्ता है 46 रुपये, उसको बढ़ाकर 18,000 किया जाए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें बहुत कम पैसा मिल रहा है, तो हम नहीं कर सकते, इतनी सेवा नहीं दे सकते। हमारी ड्यूटी 24/7 रहता है, साल के 365 दिन हमारी ड्यूटी रहती है। साथ में हम लोग नाइट ड्यूटी और इमरजेंसी सेवा भी देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. Contact 98932 15251 और 8966 981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. 15 जुलाई की शाम हुई वार्ड 1 खमरिया की घटना अब भयंकर रूप धारण करती नजर आ रही है. उस दिन वार्ड 1 के पार्षद और जोन 1 के उप अभियंता के बीच हुई हाथापाई को निगम के 3 कर्मचारी संगठन ने अपना समर्थन देते हुए निगम मुख्यालय के सभागार में बैठक आयोजित कर पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक और संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पार्षद के निलंबन की मांग करने का मन बना चुका है. 15 जुलाई की शाम वार्ड 1 खमरिया में निगम के वाहन द्वारा एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके लिए वार्ड पार्षद और उसके साथियों ने देर शाम तक जमकर हंगामा किया. इसी बीच नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 के उप अभियंता के साथ मारपीट एवं उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटना सामने आई, जिसके बाद निगम के कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. इसी परिप्रेक्ष्य में निगम भिलाई अंतर्गत 3 कर्मचारी संगठनों द्वारा निगम मुख्यालय सभागार में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि इस घटना की पुनरावृत्ति होने से निगम के कर्मचारियों में एक भय का वातावरण बन सकता है, जिसे देखते हुए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए. इसे लेकर स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में उप अभियंता आलोक पसीने के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उनके समर्थन में सामने आकर पहले पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज कराई गई. उसके बाद निगम आयुक्त सहित निगम महापौर नीरज पाल को भी ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई और इसके बाद ये सभी कलेक्ट्रेट रवाना हुए. नेहरू नगर जोन 1 नगर पालिक निगम भिलाई के कार्यालय में पदस्थ प्रभारी सहायक अभियंता आलोक पसीने जी 15 तारीख की रात को 9 बजे उनको एक शिकायत मिली कि यहाँ खमरिया रोड जुनवानी में एक पुलिया टूट गई है. चूँकि वो आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न है, शिकायत को प्राप्त करते ही वो सीधा वहाँ मौका स्थल निरीक्षण करने पहुँचे तो उस क्षेत्र के वार्ड पार्षद योगेश साहू जी और उसके कुछ साथी लोग उनके साथ मिल के पहले गाली गलौज किए, उसके बाद धक्का मुक्की के साथ मारपीट पर उतारू हो गए, जिसका आज कर्मचारी संघ ने अभियंताओं के साथ एक मीटिंग करके पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है. और इस संदर्भ में सभी कर्मचारी संघ एक साथ मिलकर अधिकारीगण माननीय आयुक्त महोदय से अनुनय पत्र देंगे कि उस ऐसे कुकृत्य करने वाले पार्षद को उनके पद से हटाया जाए और क्योंकि प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और उससे गिरफ्तारी की मांग करेगी. 15 तारीख को रात में हमारे जोन 1 के जो प्रभारी सहायक अभियंता हैं आलोक पसीने जी, वो कोई एक पार्षद वहाँ है, उनकी सूचना पर वो वहाँ पहुँचे जहाँ पुलिया टूट गई थी. तो वो अपने सुपरवाइजर के साथ पहुँचे रात में 9 बजे. तो वहाँ पे जब वो देख रहे थे तो उनके साथ में एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई. वहाँ के जो पार्षद हैं कोई साहू करके हैं और उनके साथ में उनके साथीगण आकर के उन लोगों ने शासी कार्य में व्यवधान डाला. उनके साथ में गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई जैसे कि एफआईआर में आया है और वो घबरा करके वो फिर वहाँ से भागी. और आज जब 16 तारीख को बड़ी मुश्किल से जब एफआईआर दर्ज हुई, बहुत सारा अप्रोच लगाना पड़ा तब एफआईआर दर्ज हुई. तो आज पूरे अधिकारी कर्मचारी मीटिंग हॉल में बैठे हैं और कमिश्नर साहब को, हमारे आयुक्त महोदय को और संभागायुक्त महोदय को, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को हम लोग ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं. और यह बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है. इसमें आपदा प्रबंध जैसे काम और भी कई प्रकार के नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे काम में संलग्न रहते हैं,
ऐसे में कर्मचारी और अधिकारियों में एक दहशत का माहौल है कि इतने कभी भी रात में आदमी अपने बिना सुरक्षा के चले जाता है देखने के लिए, और इस प्रकार से यदि हमला होगी तो इसकी पूरी कर्मचारी संघ जो है गंभीर निंदा करता है। और हम चाहते हैं कि पार्षदी इसकी जो नियमानुसार कार्रवाई हो, संभागायुक्त उसको बर्खास्त करें और आने वाले समय में चुनाव से लड़ने के लिए उसको बाहर करें। पूर्व में भी ऐसी एक बार घटना हुई थी तो जिसमें पार्षदों को पार्षद पद से हटाया भी गया था और चुनाव लड़ने से उनको अलग भी पृथक भी किया गया था। तो हमारी ये शासन प्रशासन से मांग है और अभी हम लोग ज्ञापन देने कमिश्नर के साहब के पास जाएंगे, संभावित कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। सब एकजुट हैं, सारे कर्मचारी अधिकारी, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सब मीटिंग हमने बैठ के पत्र बना रहे हैं। हमको दूरभाष पर पता चली कि 15 तारीख को आलोक पसीने जो सहायक अभियंता हैं जोन 1 में, उनको फ़ोन आया जुनवानी खमरिया से कि यहाँ कोई पुलिया वगैरह टूट गई है। तो उसको निरीक्षण करने के लिए जब वहाँ वो गए तो वहाँ के पार्षद के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा नशे की हालत में गाली गलौज और मारपीट की गई। जो वहाँ से वो गाड़ी वगैरह छोड़ के अपने भागे वहाँ से, उन्होंने फिर अपने महोदय को संजय शर्मा साहब को फ़ोन किया, कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, जिसके विरोध में आज पूरे अभियंता संघ, जिसमें अधीक्षण अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक, उपयंत्री तक सब, और तीनों यूनियन के हम लोग पदाधिकारी एकत्रित हुए, जिसमें हम लोगों ने एक पत्र बनाया गया है और अवगत कराया जाएगा और महापौर जी को कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसा कि एक्ट में धारा 19 में लिखा है, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी कर्मचारी से सीधी वार्ता नहीं करेगा, उसका पालन करवाया जाए, उसकी भी मांग करेंगे ताकि भविष्य में इसको घटना न घटे। बर्खास्तगी की भी मांग है क्या? हाँ, बर्खास्तगी की मांग है। जैसा नगर निगम एक्ट में है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ में दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, कार्य बाधा डालता है, तो उसके लिए बर्खास्त के लिए संभागायुक्त को और नगर निकाय मंत्री को पत्राचार किया जाएगा। और हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उसमें हम लोग को अभी बैठक में निर्धारित करेंगे कि इतने घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाए और तत्काल उसकी बर्खास्तगी की जाए। नहीं तो आगे अगर नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग अपनी रणनीति बना के, अगर निगम को पूरा बंद करना पड़ेगा, सभी जोन को बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। तीनों कर्मचारी संगठनों सहित पीड़ित उप अभियंता आलोक पसीने भी निगम महापौर नीरज पार से मिलने गए, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की, जिस पर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। साथ ही उप अभियंता आलोक पसीने ने भी अपने साथ हुए कृत्य को मीडिया के समक्ष साझा किया है। घटना ऐसी थी कि रात में करीब 8 बजे करीब मेरे पास महिला एवं बाल विकास अधिकारी पूजा पिल्ली मैडम का फ़ोन आया कि हमारी गाड़ी को यहाँ पे वार्ड 1 की पार्षद ने रोक लिया है। वहाँ पे उस गाड़ी को बैक करते हुए ये पुलिया टूट गई थी, 50,000 रुपये मेरे से मांग रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की, सर बात कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। मैं योगेश साहब को फ़ोन लगाया कि क्या बात है, पुलिया वगैरह का क्या है। तो वो बोले कि आप आ जाइए और देख लीजिए पुलिया कैसे टूटी, क्या टूटी है। मैं बोला सुपरवाइज़र को भिजवा देता हूँ। सुपरवाइज़र जाके देखा भी नहीं, वो आप आओ। मैं ठीक है, मैं वहाँ पे गया उनके कहने पे, मैं वहाँ पे गया हूँ और मैं पुलिया का निरीक्षण कर ही रहा था कि उनके आदमी वो पीछे थे और उनके आदमी करीब 15-20 आदमी आके मेरे ऊपर धक्का मुक्की करने लगे और मेरे को गाली गलौज और उल्टा सीधा बहुत बोलने लगे, धक्का मुक्की, गाली गलौज, कॉलर पकड़ना, ये पकड़ना। तो मैं सोचा कि मैं गाड़ी में चले जाता हूँ और निकल जाऊँगा। गाड़ी के पास पहुँचा ही मैं, घर से मेरे फ़ोन आया। घर से फ़ोन आया तो मैं उठाया ही था, मेरे बात नहीं हो पाई। तो मैं गाड़ी, इन लोग ने इतना धक्का मुक्की किए, मेरे को गाड़ी से खींच लिए। गाड़ी से खींचे तो मैं किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के दौड़ के वहाँ पे SBI कॉलोनी है पास में, वहाँ पे जाके छुप गया। उसके बाद मेरे अपने अधिकारी पी साहब और जोन कमिश्नर को मैं बताया ऐसी बात है। जब ये घर में ये पता चला, अब ये क्या है
मोबाइल में मेरी बात नहीं हो पाई थी, तो घर वालों को एकदम वो लगा कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया करके, एकदम भारी आवाज़ आ रही थी, तो वो लोग भी हड़बड़ा के यहाँ पे आ गए। मैं बता के आया था मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा घर और लोग ज़्यादा दूर पे है। मेरे घर में इधर लोग हड़बड़ा के आए, मेरा बेटा उससे पार्षद से पूछा कहाँ है पापा कहाँ है, तो दिख नहीं रहे हैं, क्या हो गया क्या नहीं हुआ करके। और मेरी बेटी और वाइफ भी वहाँ पे गए कि क्या हो गया करके, तो उनके साथ इतना मिस ये गाली बकना ये बकना उसके आदमी और ये और वो भारी उसके, वो भी फिर वो बचा के जान बचा के वो भी भागे। फिर मैं उनको आगे की तरफ बुला के किया कि हम लोग आगे हैं, फिर आगे बुला के हम लोग घूम के फिर थाने में स्मृति नगर थाने में आके वहाँ पे अपन ने रिपोर्ट करना है। अधिकारियों को बुला के अपने अधिकारी हमारे शहर साहब आ गए। अभी क्या चाह रहे हैं सर आप? हम ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ताकि हमारे जो कर्मचारी आगे भी जाए तो वो भी सुरक्षित रहे। नहीं तो अगर इस प्रकार की वारदात होती रहेगी तो हम लोग तो सुरक्षित रहेंगे। हम लोग को क्या है, अभी बरसात का समय बाढ़ कहीं भी आएगी कुछ भी आएगी तो हम लोग को तो जाना है, पब्लिक को हम लोग को फेस करना है। अगर इस प्रकार की रहेगा तो हम कौन कर पाएगा। आलोक पसीने जो हमारे यहाँ सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा मुझे भी एक पत्र दिया गया है, एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में जिक्र किया है और उनके साथ ही कर्मचारी महासंघ के लोग स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के लोग भी आए थे। पार्षद जो हमारा जो वार्ड नंबर 1 का है योगेश साहू, उसके साथ कुछ घटना हुई है आज से 3 दिन पहले, इसके बारे में इन्होंने इस पत्र में लिखा भी है और कार्रवाई की मांग को लेकर आए थे। तो कार्रवाई करने का अधिकार तो हम लोगों का है नहीं, हम जैसा इनकी मंशा है इनके द्वारा जो दिया गया है मैं आयुक्त महोदय को ये पत्र भेजूंगा, क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार तो नगर निगम में आयुक्त को है। तो आयुक्त महोदय को मैं ये पत्र जो है मेरे द्वारा दे दिया जाएगा आज। महापौर होने के नाते एक पार्षद द्वारा इस तरह के कृत्य को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम की जो संरचना है वो नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर की गई है शासन के द्वारा, और उसमें उस गाड़ी के एक गाड़ी है जिसमें विकास को लेके डेवलपमेंट को लेके काम होता है, उसके 2 पहिए हैं। एक तरफ अधिकारी कर्मचारी गण है और एक तरफ जनप्रतिनिधि जो पार्षद के रूप में हो चाहे महापौर के रूप में है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर दोनों के बीच में अगर कोई मतभेद है या कोई ऐसी बात आ रही है तो वो निश्चित रूप से उसका असर जरूर शहर को भी उसका नुकसान होता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और ये क्या कारण थे ये भी आज मुझे दिया गया है पत्र में पता करता हूँ। ये घटना अच्छी नहीं हुई है, इसमें मैं इसकी जानकारी लेकर फिर आगे आपको बताऊंगा। 15 जुलाई को हुई घटना काफी निंदनीय है, जिसके लिए महापौर नीरज पाल ने भी कहा है कि निगम के अधिकारी कर्मचारी और निगम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एक वाहन के 2 पहिए होते हैं, जिसका आपस में परस्पर सहयोग बनाकर चलना अति आवश्यक है। परंतु पार्षद द्वारा किए गए इस कृत्य से निगम के कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि इन कर्मचारियों का आक्रोश इस घटना को किस परिणाम तक पहुंचाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जामुल नगर पालिका परिषद के रावण भाटा के मुख्य मार्ग स्थित घरों में तेज बारिश के चलते पानी भराव की स्थिति अधिकतम घरों में देखी जा रही है। आलम यह है कि नालियों में लबरेज भरा पानी घरों में तो घुस रहा है, वह इन पानियों के साथ जहरीले सांप घरों में प्रवेश कर ले रहे हैं। इन जहरीले सांपों के इस तरह प्रवेश करने से लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। यदि नालियों में बारिश के पानी निकासी की व्यवस्था कर ली जाए तो हालात बेहतर होंगे और लोगों की जान को खतरा भी नहीं होगा। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।